प्रोसीजर जो केमिकल का है उसमें इतना 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट में पहला नंबर है इवैक्यूएट, मतलब जगह को खाली करा देना। हाँ, आग लग जाती है, इमरजेंसी होता है तो क्या करते हैं हम लोग, घर से बाहर हो जाते हैं ना, भाग जाते हैं। मतलब जहाँ लगता है कि कंट्रोल से बाहर हो रही है वहाँ से हम लोग हट जाते हैं। सेम वही चीज़ें हैं प्लांट के अंदर। अगर किसी तरीके का कोई केमिकल लीक हो जाता है, चाहे वो गैस फॉर्म में हो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, और लग रहा है कि नहीं इससे काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है वर्कर को, चाहे किसी स्टाफ को, चाहे कोई भी ऐसा लेबर हो, तो पहला पॉइंट वही है, इवैक्यूएट कर देना है, जगह को खाली करवा देना। जितना जल्दी हो सके वहाँ से आदमी को कहाँ लेके जाना है, असेंबली पॉइंट पे, ठीक है ना। हर प्लांट के अंदर एक असेंबली पॉइंट होता है जहाँ पे सारे लोग इमरजेंसी के दौरान इकट्ठा होते हैं। इमरजेंसी के दौरान ऐसा नहीं कि कोई जाकर वहाँ नाश्ता कर रहा है, चाय पी रहा है, इस तरीके का नहीं। इन केस इमरजेंसी होता है तो वो जगह उसी लिए ही बनाई जाती है ताकि इमरजेंसी में आदमी वहाँ पे जाके, और वो जगह ऐसी जगह होता है जहाँ पे बाहरी खतरे होने के चांसेस कम होते हैं। तो इस वजह से असेंबली पॉइंट जो होता है वो प्लांट के बीचों बीच में नहीं रहता है, वो साइड के होता है, किनारे होता है, ताकि आदमी वहाँ से ईजी हो सके निकल के जाना, हर जगह आदमी वहाँ पहुँच सके। अभी ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी जो असेंबली पॉइंट है वो तकरीबन तुम 1 किलोमीटर पे बना दो तो भागते भागते आदमी मर जाएगा बीच में। हाँ, हर प्लांट के हर सेक्शंस में, हर ब्लॉक के अलग अलग। अब बहुत बड़ा अगर प्लांट है तो उसमें हर कॉर्नर पे एक एक असेंबली पॉइंट बना दिया जाएगा। प्लांट के बीच में असेंबली पॉइंट नहीं दिया जाता है, प्लांट से साइड में दिया जाता है ताकि इमरजेंसी के दौरान रेस्क्यू करना आसान हो सके। इमरजेंसी पे अगर बंदे इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पे काउंटिंग चालू हो जाती है कि किस कॉन्ट्रैक्टर के या फिर किस एजेंसी के कितने बंदे वहाँ पे अवेलेबल हैं। और सुबह के हम एंट्री लिस्ट से पता कर लेते हैं कि कितने बंदे ऑलरेडी असेंबली पॉइंट पे इकट्ठा हो गए और कितने बंदे हैं जो कि प्लांट में अभी भी फंसे हुए हैं। तो ये काउंटिंग करने के बाद से हम पता लगा सकते हैं इजी से कि कितने मेरे बंदे आ गए और कितने इधर उधर भागे हुए हैं। तो आसान हो जाता है कि इतने लोगों को ही ढूंढना है हमको। पता चले कि इनकेस इमरजेंसी हुआ सब भाग कर रूम पे चला गया, उसमें कुछ लोग अंदर फंस गए हुए हैं, तो हम काउंटिंग नहीं कर पाएंगे कि कितने लोग गए हैं कितने लोग हैं, तो हम सबको ढूंढेंगे कहाँ कहाँ पे है। इस वजह से असेंबली पॉइंट है कि इनकेस इमरजेंसी होता है तो सारे जो भी वर्कर हैं वो सब असेंबली पॉइंट पे इकट्ठा हो जाएंगे। हम चाहे कोई भी एजेंसी जिसके अंदर तुम काम कर रहे हो तो उस एजेंसी के कितने वर्कर ऑलरेडी असेंबली पॉइंट पे आ गए हैं और कितने वर्कर ऐसे हैं जो कि अभी भी प्लांट में फंसे हुए हैं, तो उनको निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इवैक्यूएट के अंदर पहला नंबर पॉइंट आ रहा है कि एज यू लीव एरिया इन्वॉल्व इन द केमिकल स्पिल्स, मतलब बोल रहा है कि वो एरिया जहाँ पे तुम हो फिलहाल उसे छोड़ रहे हो, ठीक है, जहाँ पे केमिकल फैला हुआ है। असिस्ट पीपुल्स एग्जाइटिंग द एरिया, तो लोगों को हमको बताना है, असिस्ट करना है कि भाई इस एरिया को जल्दी छोड़ो, यहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल स्पिल हो गया। स्पिल मतलब हो गया है, फैल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कि नेवर इंटर केमिकल स्पिल एरिया वेयर यू मे प्लेस योर हेल्थ इन दिस, बोल रहा है कि कभी उस जगह पे वापस नहीं जाना है जहाँ पे केमिकल क्या हुआ है, फैला हुआ है। ऐसा अगर आप कर रहे हो तो अपने हेल्थ को रिस्क में डाल रहे हो, अपने ज़िंदगी को क्या कर रहे हो, रिस्क में डाल रहे हो। मतलब मुझे पता है कि यहाँ पे ऑलरेडी केमिकल स्पिल हुआ है और आदमी यहाँ से भाग के निकल रहा है, तो मैं दोबारा उस जगह पे एंटर होना मतलब तुम अपने आप को रिस्क में लेके जा रहे हो। अच्छा चलो, मैं एक चीज़ बड़ा बढ़िया नोटिस किया हूँ। चलो, काफ़ी लोगों को एक चीज़ को मालूम है कि व्हाट इज़ द हजार्ड, सबको मालूम है। चलो, अगर मैं प्रिकॉशंस ले रहा हूँ, मान लो कि हाइट के ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा होता है कि फॉल ऑफ द मटेरियल या फिर फॉल ऑफ द पर्सन्स, दो मेन हजार्ड्स हैं वो भी हाइट के। अगर मैं सेफ्टी बेल्ट ले लेता हूँ तो क्या हो रहा है, सेफ्टी बेल्ट लगाने का मतलब क्या हो गया कि हम गिरेंगे तो सही लेकिन हमको कुछ नहीं होगा। मतलब हम उस हजार्ड के अंदर काम को कर सकते हैं बाकायदा एकदम बिल्कुल आराम से, और हमको पता है कि भाई हम गिरेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये हो गया क्या, उस हजार्ड से लड़ने की एक शक्ति मिल जाना। अब क्या कर रहे हो भाई, हाइट के ऊपर हो, बेल्ट लगा लिए तो तुम गिरोगे भी तो तुमको पता है कि बेल्ट लगाए हो, तुमको कुछ नहीं होगा। फिर भी हम जो, अब मान लो एक लेवल है, इसके ऊपर हम हाइट पे गए हैं काम करने के लिए, अब सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाए तो चांसेस है कि गिर जाऊंगा तो हाथ पैर टूट जाएगा, है ना। लेकिन जैसे हम बेल्ट लगाएंगे तो हम चाह के भी थोड़ा सा ऊपर होकर काम कर सकते हैं, अपने आप को जोखिम में डाल के, मतलब रिस्क के अंदर इन्वॉल्व करने के बावजूद भी हम वर्क को कर सकते हैं क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रिकॉशंस है। और नहीं रहेगा तो नहीं करना है, सीधा सीधा ऑप्शन है कि नहीं करवाना है, हम प्रिकॉशंस लेंगे उसके बाद ही किसी बंदे को काम करवाएंगे। तो ये खतरा, चलो हाइट वर्क का तो हम समझ गए यहाँ पे। तो ये इवैक्यूएट की जहाँ पे केमिकल स्पिल हुआ है उस जगह पे दोबारा एंटर नहीं होना है। इनकेस ऐसा होता है तो उस जगह को तुरंत हो सके खाली करवा देना। अगर इससे ज़्यादा हमको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, हर एक कंपनी में एक इमरजेंसी कॉल नंबर होता है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करिए, उनको बताइए इस लोकेशन के अंदर इस तरीके का केमिकल लीकेज हुआ है, वो डायरेक्टली लेबोरेटरी से भेजेंगे
कि अब जैसे कि नया आदमी है या फिर बहुत सारे वर्कर, इनको बहुत सारे केमिकल के बारे में पता ही नहीं है कि कौन सा केमिकल लीक हुआ है, बस उनको इतना पता है कि कोई केमिकल लीक हुआ है। एक्चुअल में किसी को मालूम नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता रहेगा। अब तुम नए चले जाओ किसी प्लांट के अंदर हो, उसमें बहुत सारे केमिकल चल रहा है, तो हम, क्योंकि हम सबको तो देख नहीं रहे, हम सबको तो जान नहीं रहे कि कौन कौन सा केमिकल है। लाइन के थ्रू कलर कोडिंग से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा केमिकल किस लाइन में से निकला है और कौन सा केमिकल है वो। और एस्बेस्टोसिस मतलब क्या हो गया, वो एक पार्टिकुलर डस्ट होता है। जैसे सीट बनाते हैं ना हम लोग कटरैन वाला, वो सीमेंटेड जो सीट होता है वो समझ लो एक तरीके का एस्टोबेसिस ही है। सीमेंटेड हो गया, एस्टोबेसिस एक मटेरियल ही होता है जो सीमेंटेड सीट के अंदर ज़्यादातर डाला जाता है। तो वो इतना छोटा छोटा पार्टिकल होता है, मतलब डस्ट जैसे देखते हो धूल के जैसा। सीमेंट के फैक्ट्री में जो रहेगा वो भी सेम वो सिचुएशन है। पावर प्लांट में हम लोग मस्कट में थे लोग, तो कंपनी में जो गैस किट आता है ना, उसमें एक्सपेक्टर का मात्रा पाया गया जांच के दौरान। पूरे प्लांट को 6 महीना डिले कर दिया गया। जहाँ जहाँ गैस किट लगा था, एक रिच की ट्यूब बनी थी, मतलब कंपनी का मतलब 10-15 ट्यूब बनी हुई थी उसको चेंज करने के लिए, और उसके लिए स्पेशल प्रिकॉशन देते थे सब। पूरा कपड़ा जैसे वैज्ञानिक हम देखते हैं ना, अलग हेलमेट, अलग कपड़ा, और इतना डेंजर था। उसका दिखा रहा था कि रेशा जो बनता है शरीर के अंदर जो जाता है, वो जैसे मकड़ी झोला नहीं बनाता है सब, ऐसे ही बना देता है और पूरे लीवर को एकदम डैमेज कर देता है। सबसे पहले लंग को खराब करता है वो, इतना डेंजर, फेफड़े का कैंसर होता है उससे। अरे डस्ट समझिए ना, वो एक तरीके का डस्ट है। एस्टोबेसिस हर जगह मना है, लेकिन अचानक से नहीं होता है। एस्टोबेसिस के साथ अगर काम करोगे तो ऐसा नहीं कि 6 महीना गलत बोल रहा है वो, साल नहीं, उसमें कम से कम 10 साल भी लग सकता है, 15 साल भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि कितना कॉन्टामिनेंट है उसमें। उसका काम भी है। हाँ, हर जगह कई जगह मना किया है डायरेक्टली। हम जो हजार्ड कम्युनिकेशन पढ़े तो उसमें डायरेक्ट दिया हुआ है एस्टोबेसिस, कि अगर हम बिटवीन 20 ईयर एस्टोबेसिस के साथ काम कर रहे हैं तो ये लॉन्ग इसमें आता है क्रोनिक हेल्थ हजार्ड के अंदर। मतलब बहुत देर तक अगर मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मैं बताया कि सिगरेट हम पी रहे हैं तो बहुत छोटा छोटा पार्टिकल हम अंदर ले रहे हैं, तो अचानक से एक ही दिन नहीं कि पहला दिन हम सिगरेट मुंह में लगाए और उसी दिन मर गए हम, ऐसा तो होगा नहीं। हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उस स्मोक को ले रहे हैं अंदर अंदर, हल्का हल्का वही पार्टिकल अंदर अंदर बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जबकि वो बिना बना लेगा अंदर, पता चला फेफड़ा में कैंसर कर दिया, कहानी खत्म। तो एस्टोबेसिस सेम वही चीज़ है, वो एक छोटे छोटे पार्टिकल डस्ट के होते हैं, उससे सबसे ज़्यादा कैंसर का प्रॉब्लम होता है। वो कैंसर के रीजन की वजह से ही, क्योंकि हम लोग पढ़े थे हजार्ड कम्युनिकेशन में दिया कि एस्टोबेसिस से अगर कोई बंदा काम कर रहा है उसमें है, और आफ्टर 20 ईयर्स के बाद से पता चलेगा कि उसको बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो जब ब्लड में जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको कैंसर बनाना ही है उसको, इसलिए उसे मना किया जाता है। उसके अलग अलग प्रिकॉशंस है, पीपीज हैं। अब सीमेंटेड फैक्ट्री के अंदर जो भी है वो 20 साल काम करेगा तो उसके खुद ही जम जाएगा अंदर। सांस ले रहे हैं हम तो उसके पार्टिकल जाएंगे ना अंदर, धीरे धीरे वो लंग में कहीं ना कहीं जमते जाएंगे, तो सेम प्रॉब्लम तो उससे भी हो सकता है। कंटामिनेंट डिपेंड करता है कि कितना है, अगर बहुत ज़्यादा कंटामिनेंट है तो उसके लिए प्रिकॉशंस हाई होगा, अगर लो है तो प्रिकॉशंस नॉर्मल पे हम चला सकते हैं काम। अब जैसे हाइट पे हम जाते हैं तो हम पता है कि हमको इतने हाइट पे चढ़ना है, तो बेसिकली हमें ये रिस्क रहता है कि गिर जाएंगे तो बहुत होगा, तो कहीं मुंडी उंडी में चोट लग जाएगा, हाथ पाँव में चोट होगा। वही हाइट जब हम ऊपर और चले जाएंगे तो भाई बढ़ गया खतरा। जब खतरा बढ़ेगा तो प्रिकॉशंस भी हमको क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। डेड सीट बहुत हाई था, मतलब सेफ्टी वहाँ पे 1 घंटा ही काम कर सकते हैं पूरे दिन में, 1 घंटा निकाल आ रहे हैं, उसी पे आएंगे हम। ये चैप्टर में वही तो है सब, इस चैप्टर के अंदर वही सारा चीज़ है। उसमें TAWA है, TLB है, वो सब डिसाइड करेगा कि कितना पार्टिकुलर कितना। अब चलो आगे ही समझ में आएगा हमको। अब इवैक्यूएट का पहला नंबर है, इवैक्यूएट पर्सन फ्रॉम द स्पिल एरिया। जो भी बंदे होंगे उनको उस जगह से तुरंत ही बाहर कर देना है। दूसरा पॉइंट है शट ऑफ द इक्विपमेंट एज यू लीव द एरिया। जब भी हम एरिया छोड़ रहे हैं, मतलब जगह खाली कर रहे हैं, मान लो तो कोई वर्कर है, कोई फीटर है, कोई उसमें बिल्डिंग कर रहा है, कोई मटेरियल को उठा रहा है, तो अगर ऐसा सिचुएशंस बनता है तो पहले उन लोगों को भाई अपना इक्विपमेंट क्या करना है, बंद करना है। अभी नहीं कि कोई बिल्डिंग करना है, मशीनें चालू करके भाग गया, ऐसे होल्डर फेंका और निकल गया प्लांट से, अचानक से कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं 2 वायर आपस में चिपक जाएंगे तो फायर का चांसेस बढ़ जाएगा। कोई पंप चालू करके छोड़ के चला गया है, केमिकल और भर के पूरा ब्लास्ट ही कर देगा प्रेशर की वजह से। तो जब भी हम स्पिल अगर एरिया से बाहर निकलना है तो जिस इक्विपमेंट से हम काम कर रहे हैं उस इक्विपमेंट को क्या करना है, बंद करवा देना है, उसको क्लोज करवा देना है, शट ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट है डायरेक्ट पर्सनल टू नियरेस्ट फायर एग्जिट, डू नॉट यूज एलिवेटर। तो किसी भी बंदे को डायरेक्ट क्या करना है, फायर एग्जिट वाले डोर से भगाना है। फायर एग्जिट वाला डोर हर बिल्डिंग में रहता है,
इधर से निकलना है, जैसे कि यहाँ से चढ़े इधर से निकल गए, तो सेम वही एक तरीके से अगर बाहर आए तो हम दूसरे तरीके से भाग जाएंगे। दूसरा पॉइंट, डू नॉट यूज एलिवेटर, लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है, लिफ्ट में नहीं चढ़ना है, लिफ्ट के साथ नहीं आना है नीचे। नेक्स्ट पॉइंट है अटेंड टू द विक्टिम, अगर कोई फंसा हुआ है तो अटेंड करना है। हाँ, करना कब होगा? जब लगे कि भाई यहाँ पे खतरा नहीं है, उसके साथ साथ हम नहीं मरेंगे। अब ऐसा ना है कि वो केमिकल के अंदर ऑलरेडी फंसा हुआ है, अब तुम देख रहे हो कि भाई केमिकल बह रहा है और तुम भी उसमें चले गए बाहुबली बन के एकदम फर्स्ट क्लास घूम रहे हो, उठाया ना हम टांग के लेके चले आएंगे, गए उसको टांगने के लिए तो तुम भी उसके बगलिए में लेट गए। तो इस वजह से जब तुमको लगे कि प्रॉपर पीपीज मेरे पास है और मैं इस हजार्ड से निपट सकता हूँ, तभी उसमें हाथ डालना। अब ऐसा नहीं कि हमको खुद नहीं पता है कि कैसे बाहर आना है और हम भी उसी के अंदर घुस गए हैं। पॉइंट नंबर लास्ट बोल रहा है कि अलर्ट नेबरिंग लेबोरेटरीज। तो लेबोरेटरीज को बताएंगे कि नियर बाई में जितने भी लैब होते हैं जहाँ पे केमिकल टेस्टिंग होता है, उसको बता देंगे कि यहाँ पे इस तरीके केमिकल का लीकेज हुआ है, तो वो उसके एंटीट्यूड बनाना स्टार्ट करेंगे। मतलब ऑलरेडी तो रहता है वहाँ पे, तो प्रिपेयर करके रखेंगे। इनकेस किसी विक्टिम को लगा हुआ है केमिकल, तो उन्हें कौन सा प्रोसीजर देना होगा, मतलब कौन सा उनको मेडिसिन देना है, क्या ट्रीटमेंट करना है, तो ये सारे वो चीज़ें बता देंगे। और नियर बाई हर एक प्लांट के अंदर एक फर्स्ट एड होता है, हेल्थ सेंटर होता है। इनकेस कुछ भी हुआ है तो आप जाके वहाँ पे दिखा सकते हो। तो प्लांट जो केमिकल वाले होंगे, उसमें जो केमिकल बन रहे होंगे, उसके एंटीटोड उसके हेल्थ सेंटर में मिल जाएगा। आप भाग के घर चले जाओगे तो कहीं नहीं भी इलाज हो पाएगा, ठीक है ना। इनकेस कुछ होता है तो मेडिकल सेंटर में जाइए, वहाँ पे अपना प्रॉब्लम बताओ, ये सिचुएशन हुआ है, पेट में दर्द है, ये भी की दवाई मिल जाता है, बुखार है उसका भी दवा मिल जाता है। इनकेस कोई केमिकल स्किन कांटेक्ट हो गया है तो उसका भी दवा दे देगा। कोई केमिकल गिर गया है चेहरे पे, चाहे कोई किसी शरीर के किसी भी पार्ट में गिरा हुआ है, तो उसके भी वहाँ पे मेडिसिन मिल जाएंगे। अभी नहीं कि लगा हुआ है केमिकल और भाग के हम घर चले आए, तो घर आने के बाद से कोई इलाज नहीं होगा और कोई कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेगी। बता दे रहा हूँ इस चीज़ को। किसी फॉर्म के अंदर कुछ नुकसान हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फॉर्म लेगा कब तक, जब उसके अंदर हो। भाग गए वहाँ से तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो डायरेक्ट बोल देगा कि हम तो जानते नहीं कब आया था कब गया है। इसलिए इनकेस कभी होता है तो हेल्थ सेंटर में जाके बताओ कि ये प्रॉब्लम हुआ है, उससे रिलेटेड वो मेडिसिन वहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट, डू नॉट गो बैक इनटू एरिया वेयर केमिकल स्पिल हैज एक्यूट। वहाँ पे दोबारा वापस नहीं जाना है जहाँ पे केमिकल फैला हुआ है। आगे, अनट्रेंड रेस्क्यूअर नॉट वेयरिंग प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैव बीन overcome by toxic or asphyxiating fumes trying to rescue other victims and died as a result। अब बोल रहा है यहाँ पे ही, इसका ये मतलब हो गया कि भाई कोई अनट्रेंड रेस्क्यूअर है, मतलब बचाने वाली कोई टीम है जिसके अंदर ऐसा बंदा है जो कि ट्रेन नहीं है, मतलब उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, तो वो गया रेस्क्यू करने के लिए। अच्छी तरीके से अगर प्रोटेक्शन नहीं लिया है, पीपीई नहीं पहना हुआ है, तो यहाँ पे दिया क्या, अगर किसी टॉक्सिक गैस के दायरे में आ गया तो सिंपल एस्फाइशन होगा, मतलब दम घुटना चालू होगा और हो सकता है बचाने की कोशिश में वो खुद एक विक्टिम बन जाए। ठीक है ना, वजह से मैं बता दिया कि जब तुम्हारे पास वो पीपीई नहीं है, तुम्हारे पास प्रोटेक्शन डिवाइसेस नहीं है और तुम ट्रेंड नहीं हो किसी को बचाने के लिए, और तुम्हें दिखाई दे रहा है कि, तो बहुत लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और बहुत लोग तो देखेंगे कि मर रहा है तो भागो जल्दी घर निकलो यहाँ से। तो अगर आप ट्रेंड हो, आपको लग रहा है कि नहीं मैं बचा सकता हूँ, मेरे पास प्रॉपर पीपीज है, लगे कि हाँ, लगना नहीं चाहिए, तुम्हारे पास एक्चुअली में होना चाहिए पीपीज, कि मेरे पास पीपीज है, मैं पहन के उसको बचा सकता हूँ, मैं ट्रेनिंग लिया हूँ, मुझे इसकी सारी जानकारी है, इस केमिकल से रिलेटेड सब कुछ जानता हूँ, तभी उस बंदे को जाके तुम छूना। अदरवाइज तो उसके साथ साथ तुम भी, तो जो बचाने आएगा वो 2 लोगों को एक साथ बचाना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। एक सिंगल है, 10% है तो फट से जाके निकाल के ला सकता है उसको, लेकिन पता चला एक और गया है उसी के बगल में सोया हुआ है, तो 2 लोगों को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसमें से एक आदमी कोई ना कोई, पहले बचाने के चक्कर में तुम गिरे हो तो तुम्हारे ऊपर ज़्यादा ध्यान देगा, क्योंकि पहला तो ऑलरेडी पता ही है गिर गया, पता नहीं मर गया होगा अभी तक, ये तो अभी नया ताज़ा हुआ है इसका, तो इसी को ले चलो निकालो। तो बताओ, तुम किसी को बचाने गए हो तो तुमको बचाने के लिए कोई और को आना पड़ेगा। इसलिए अगर ट्रेंड हो, प्रॉपर पीपीज है, ट्रेनिंग लिए उस केमिकल का, तभी विक्टिम को बचाने की कोशिश करने का। नेक्स्ट, आप फर्स्ट एड में आ जाते हैं, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। रिमूव विक्टिम फ्रॉम द स्पिल एरिया टू फ्रेश एयर बट डू नॉट इंडेंजर योर ओन लाइफ बाई एंटरिंग एरिया विद टॉक्सिक गैसेस। अब यहाँ कहने का मतलब है कि जो भी विक्टिम होगा, मान लो कोई मरीज है जो प्लांट के अंदर है, डायरेक्टली केमिकल उसके अटैच हुआ है और वो गिर गया, बेहोश हो गया। अब तुम विक्टिम को बाहर निकाल के फ्रेश एयर में ला तो सकते हो, लेकिन ये चीज़ को ध्यान देना है कि अपनी खुद की जान जोखिम में डाल के नहीं निकालना है उसको, खुद की जान जोखिम में नहीं डालना है। मतलब ये नहीं कि अब केमिकल फैला हुआ है, लीकेज है, वो तो सांस लेके मरा हुआ है, हम भी चले गए उसके पास, तो साथ साथ हम भी वहाँ पे बैठ जाएंगे।
इसलिए खुद की लाइफ में डेंजर में नहीं डालना है। वो पी ले लीजिए, वो प्रोटेक्शन डिवाइसेस लो, ट्रेनिंग ले लो, उसके बाद से तब बंदे को जाके निकालना है। हाँ, लेकिन निकालने के बाद फ्रेश एयर में ज़रूर डालना है, क्योंकि केमिकल जो अंदर गया हुआ है और फ्रेश एयर मिलेगा तो काफ़ी हद तक उसको सुकून मिल जाएगा। नेक्स्ट, इमीडिएटली रिमूव कंटामिनेंट क्लोथिंग, फ्लश स्किन और आई विथ रनिंग वाटर फॉर 15 मिनट्स। अब जितना जल्दी हो सके हमें क्या करना है, जो भी कंटामिनेंट जो केमिकल के उसके बदन में लगे हैं, चाहे किसी शर्ट में, उसके पैंट में, चाहे कपड़े में, तो तुरंत उस कपड़े को बाहर निकाल देना है, ठीक है ना। इवन अगर चड्डी में भी लगा हुआ है तो उसको भी निकाल के खींच के फेंक देने का, ठीक है। सर क्या किसी का जान बचा रहे हो, अब इससे बेहतर क्या चाहिए जी? हाँ, क्या हुआ? लेडीज हो गया तो ये नहीं कहने का मतलब है। लेडीज का भी रहती है तो क्या हुआ? जान से कीमती है क्या तुम्हारा सामान? जान से कीमती है क्या? है क्या? जान से कीमती है? हॉस्पिटल में बता लो तुमको, मगर सांप काट दिया यहाँ पे अगर काट दिया तो क्या करोगे तुम? डॉक्टर ही देखेगा। नहीं तो ये बताओ मुझे, तो उस टाइम क्या करोगे कि लेडीज है, मरने दो हमको, तब तो तुम छोड़ दोगे सारा। डॉक्टरों का काम है सर वो करना, वही करेंगे। तो तुम भी तो मान लो ट्रेंड हो, कोई केमिकल के अंदर फंसा है, उसके कपड़े उपड़े में केमिकल लग गया तो निकाल नहीं सकते हो। हाँ सर, लेकिन उसको नहीं निकाल देंगे। अच्छा, भले मरने दोगे उसको कि जाओ मर जाओ, हम नहीं जानते, हम तुम्हारी चड्डी नहीं छूने जाएंगे। किनारे ले जाएंगे। अच्छा, किनारे लेके जाओगे उसके? वाह, क्या सोच है। तो किनारे ले आके उसका चड्डी उतारेगा। इन केस बताओ केमिकल के कंटामिनेंट अगर है यहाँ पे किसी के, मान लो यहाँ गिरा और पूरा अंदर तक चला गया है, तो तुम उसको साइड में लेके जाओगे, कहोगे चलो कोपचे में चलो, इधर नहीं खोलूंगा मैं। सब कोई क्या नहीं निकालेगा वो, उसको तो जान से बचाना है यार। बोल तो रहा हूँ तुमको कि सांप यहाँ काट लिया तो तुम ऐसे कपड़ा पहन के बैठे रहोगे कि तुरंत यहाँ खोल के फेंकोगे? ये जान बचेगी तब ना सामान देखा जाएगा, तब जान ही नहीं रहेगी तो देखेगा कौन? तो ये चीज़ है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ, तो जितना जल्दी हो सके, अगर कोई विक्टिम है जिसके क्लोथ के ऊपर कुछ कंटामिनेंट केमिकल के लगे हुए हैं तो डायरेक्टली उस क्लोथ को हमें बाहर कर देना है, इमीडिएट कर निकाल देना है। फ्लश स्किन और आई, अगर उसके स्किन के ऊपर केमिकल लगा हुआ है, चाहे आई में चला गया है, तो डायरेक्ट हमको 15 मिनट तक पानी फ्लैश करते रहना है उसके ऊपर, मतलब पाइप से मारते रहो। या प्लांट के अंदर तो ऑलरेडी सेफ्टी शावर लगा हुआ है, तो खींच लो और खड़ा हो जाओ। उसमें दो है, एक तो सर से पानी गिरता है और एक होता है डायरेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ पानी फेंकता है। नीचे से ऊपर तक हम आँख की वजह से, कि आँखों में अगर कुछ घुसा हुआ है तो हम डायरेक्ट बटन दबा देंगे और पूरा पानी फेंकेगा, और हम ऐसे आँख लगा लो, खोल लो आँख पूरा। और ये नहीं कि उसमें बालू भरा होगा आँख पानी में, ठीक है ना, तो प्योर पानी रहता है तो उससे कोई स्किन का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो केमिकल का सबसे सटीक एक ही उपाय है, जितना हो सके उतना पानी यूज करते रहिए। नेक्स्ट, गेट मेडिकल अटेंशन फॉर द विक्टिम्स, और तुरंत मेडिकल अटेंशन तैयार रखना है, तुरंत उसको उठा के हेल्थ सेंटर में पहुंचा देना है। अभी नहीं कि पानी मार दिया उसके बाद से हम अपना काम पे लग गए, वो नहा रहा है वहीं पे ही, ये क्या किया जाए? हो ऐसे पानी चल रहा है उसके बाद वो बोले क्या किया जाएगा? मेडिकल में हम चला जा कि नहीं? वो तो बेचारा कॉन्फिडेंस ऐसे रहेगा, अंदर अंदर उसका एक पिक्चर चल रहा है कि पता नहीं क्या होगा, उठा लेंगे ऊपर वाले के, छोड़ेंगे हमको, बक्सेंगे। यहाँ पे गुजरात में सरीफों में एक आदमी को अमोनिया लग गया था, ऊपर चढ़ा किसी वाल को खोल रहा था, खोलना था दूसरा, और इसमें अमोनिया ऑलरेडी पहले से था, खोल दिया, लग गया ऊपर से सीधा नीचे गिर गया। हाँ तो लगेगा ही ना। जैसे लगा पूरे प्लांट में शोर मच गया, और पानी से जो नहीं आता है फायर फाइट वाला जो पड़ा रहते हैं, पूरा हाई प्रेशर में चालू कर दिए सर, मार में तो दिया जा रहा था। अरे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना, 3-4 kg का प्रेशर होता है। एक आदमी जाके उधर से लॉक किया, एक आदमी खोल के तुरंत भाग के चला है इसके पास, और उसको मार रहा था सर, दिया जा रहा था फुटबॉल के जैसा। पूरा नहीं खोलना चाहिए। हाँ थोड़ा बहुत खोलना चाहिए। खतरा कम हुआ, अमोनिया से खतरा कम हुआ, लेकिन पानी से ज़्यादा खतरा हो गया, छिल गया, गया था बेचारे को, फूल जाएगा। बात रेस्क्यू वाले उठा के ले गए सर, मतलब बच गया। चलो आगे, आइसोलेट कर देना है। आइसोलेट मतलब जहाँ स्पिल हुआ है उस एरिया को हमें कवर कर देना है चारों ओर से, बैरिकेशन टेप लगा देना है, कई जो पिक्चर में तुम लोग देखते होगे।
वो मर्डर हो जाता है तो चारों साइड में टेप लग जाता है। सर कोविड में हम भी एक्सपेक्ट कई लोग सोचते होंगे ये टेपों कहाँ लगाते हैं लोग। कई लोग इसके दिमाग में होगा, पिक्चर चल रहा होगा कि यार ये मूवी में टेप क्यों लगा देता है। वो इसलिए ताकि कोई अलग से दूसरा उसमें एंटर ना करे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एविडेंस होते हैं। अगर इनके साथ भी का भीड़ लगेगा, जमा होगा, वो सारे एविडेंस वहाँ से मिट जाएंगे। इस वजह से उसको वेरिफिकेशन कर दिया जाता है। नेक्स्ट, ओपन विंडो इफ पॉसिबल विदाउट एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू फ्यूम। अब किसी रूम के अंदर मान लो फैल गया है केमिकल, तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, जितनी भी खिड़कियां हैं, विंडोज है, उसको खोल देना है। वो भी कब, खुद को बचाते हुए। ऐसा नहीं कि हम गैस के अंदर घुस गए, फ्यूम के अंदर घुस गए और जाके खोल रहे हैं। अपने आप को बचा के उसके बाद बिल्डिंग को जो विंडोज होंगे उसको खोल देना है। नेक्स्ट है, इफ वेपर आर गैसेस आर इन द रूम दैट इज नॉट वेंटेड टू आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग क्लोज ऑफ द रूम। अब यहाँ कहने का है कि अगर कोई वेपर, कोई वाष्प या फिर कोई गैसेस किसी रूम के अंदर स्टोर हो गया है, इकट्ठा हो गया है, और उसमें वेंट मतलब बाहर निकलने का कोई चांसेस नहीं है, बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उस बिल्डिंग के अंदर हमें खुद को घुसना नहीं देना है। जितने भी दरवाजे बंद कर दो, उसमें केमिकल हो रहने दो। जैसे खोलोगे तुम, जो भी दरवाजा खोलोगे फट से बाहर निकलेगा, वो उसी रास्ते से वो निकलेगा। जैसे यहाँ पूरा चारों तरफ से बंद है और एक रास्ता है, जैसे मैं इसको खोलूँगा उधर से निकलना चालू हो जाएगा। और जो खोले गया है, जो पहले खोलने गया है, पहले हुए उठाएगा, उसी को टांग के लाना पड़ेगा। तो इसलिए सीधा सीधा अगर किसी रूम के अंदर स्पिल हो गया, मान लो कि वेंटेड, तुमको लग रहा है कि इसमें से बाहर निकल नहीं पाएगा, तो दरवाज़ा बंद कर दो। फिर उसमें वेंटिलेशन सिस्टम आता है, एक पाइप डालेंगे और सीधा पूरा गैस को बाहर खींच के निकाल दिया जाएगा। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। खुद की जान को जोखिम में नहीं डालना है, रिपोर्ट करना है। और फॉर स्पिल दैट इन्वॉल्व इंजुरी रिगार्डिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, अब हमको रिपोर्ट करना है कि स्पिल के वजह से किस तरीके के ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। मान लो कि स्पिल हुआ है तो किसी को हो सकता है कि किसी के स्किन कांटेक्ट में आ गया हो सकता है किसी की आंख में लग गया हो सकता है किसी के नाक से चला गया, बाई इनलेशन अंदर चला गया। तो रिपोर्ट में बताना है कि एक्चुअल में स्पिल की वजह से क्या नुकसान हुआ है, तभी तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट दे पाएंगे हम लोग। नेक्स्ट, फॉर स्पिल दैट इन्वॉल्व फायर एयर एक्सप्लोजन हजार्ड। अब रिपोर्ट के अंदर ये भी शामिल करना है कि स्पिल की वजह से फायर का हजार्ड है कि एक्सप्लोजन के हजार्ड है। फायर का मतलब आग के खतरे हो सकते हैं कि विस्फोट के खतरे हो सकते हैं, वो भी। फॉर स्पिल विच आर द पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग। अब बोल रहा है कि स्पिल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लाइफ को थ्रेट करेंगी, नुकसान पहुंचाएंगी, वो भी शामिल करना है कि बाय इनलेशन के थ्रू नुकसान हो रहा है, इस स्वैलिम के थ्रू की स्किन कांटेक्ट आ गया है, या फिर किसी के स्किन पे डायरेक्ट आ गया है वो, तो ये सारी चीज़ें बता देंगे। आगे, फॉर ऑल केमिकल स्पिल आफ्टर वर्क आवर्स। जितने भी केमिकल स्पिल है आफ्टर वर्क आवर, कितने घंटे तक इसमें काम बंद है, कितने घंटे तक वहाँ पे ये सारी सिचुएशंस चल रही है, वो भी हमको रिपोर्ट करते रहना है कि मैंने 1 घंटा हुआ है कि आधा घंटा हुआ है कि 20 मिनट हो गया है कि पूरा दिन लगा है इस चीज़ को होने में, तो वो सारा हमें रिपोर्टिंग के अंदर डालते जाना है। नेक्स्ट, सिक्योर कर देना है, सुरक्षित कर देना है। पहला नंबर है लॉक डोर लीडिंग टू द केमिकल्स स्पिल एंड पोस्ट साइन एंड डोर्स वार्निंग ऑफ द स्पिल्स। अब इस कंडीशन में क्या करना है कि डोर को लॉक कर देना है जहाँ पे केमिकल फैला हुआ है, और वहाँ पे एक पोस्ट साइन लगा देना है। साइन मतलब ये डेंजर लगाते हैं ना हम लोग, तुम लोग रोड पे जाते हो कि नहीं, तो बहुत प्रकार के वहाँ पे साइन मिलते हैं तुमको। मैं काफ़ी एक चीज़ से बड़ा निराश होता हूँ कि यहाँ पे कितने लोग बाइक चलाने वाले हैं, कितने लोग 4 व्हीलर चलाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इन लोगों को लाइसेंस देना गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नुकसान के खुद जड़ हैं, और खुद तो मरेंगे ही और साथ में 2-4 लोगों को और मारेंगे। बाइक चलाते हैं, इनको खुद नहीं मालूम है कि इंडिकेटर कब जलाना है, कब लोअर लाइट जलाना है, कब अपर लाइट जलाना है, इनको कुछ नहीं मालूम है। बस इनको पता है गाड़ी बैठो, एक आदमी पीछे बैठा लो, उसके बाद से बतियाते हुए चले जाओ। सामने वाले को क्या इश्यू हो रहा है, क्योंकि रात के कंडीशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। जब ट्रैफिक हो, चाहे तुम रोड पे चल रहे हो, बहुत आगे गाड़ी आ जा रही है, तो तुम्हें कभी भी लोअर लाइट का यूज करना है, कभी भी अपर लाइट का यूज नहीं करना है, क्योंकि अपर लाइट डायरेक्टली किसी भी ड्राइवर के आंखों में जाती है। और ये कंक्लूजन हो जाता है कब, अब इसी में आदमी कंफर्म नहीं हो पाता है कि गाड़ी किस डायरेक्शंस में आ रही है, और कई लोग लेके घुस जाते हैं कहीं और ये सबसे ज़्यादा 4 व्हीलर का दिक्कत है। और बाइक वाले तो खास कर, तो उनको तो घंटा नहीं मालूम है कि बाइक चलाना कैसे है, उनको ही नहीं मालूम है कि इंडिकेटर देना कहाँ है। वो जहाँ हाथ देंगे इंडिकेटर नहीं देंगे, जो हाथ हटा सकता है हैंडल से, और उसके बाजू में ही एक बटन है, उसको नहीं दबा सकता है। अक्सर ऐसा चीज मैं देखता हूँ। तो बताओ, बाइक देने से पहले, लाइसेंस देने पहले की गवर्नमेंट ही जांच ही नहीं कर पाता है कि क्या ये ट्रेंड है कि नहीं, इसको चलाना आ गया, हाँ चलो
इसको पता होना चाहिए कि भाई हम लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो मुझे लेफ्ट इंडिकेटर जलाना है, राइट टर्न ले रहा हूँ तो राइट इंडिकेटर देना है, मैं अगर हाईवे पे हूँ तो मुझे अपर लाइट जलाना है, अगर मैं सिटी के अंदर हूँ तो मुझे लोअर लाइट जलाना है। ये नहीं पता चलता है, भीड़ में है तो खूब गाड़ी आ रहा है आगे से, हम अपर लाइट जला के चल रहे हैं और ऊपर से सामने वाला गाली देगा, वो यही ना करेगा। इसको घंटा नहीं मालूम है कि बाइक चलता है कैसे, चाहे फोर व्हीलर कैसे चलाते हैं। इससे सामने वाला का कम्युनिकेशन तुम बिना कहे हुए उसकी बातों को समझ जाओगे। जब 2-3 बार लाइट अप डाउन करोगे तो समझ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो बहुत लोग पे हारन चिल्लाएंगे, हारन बजाते रहते हैं। रात में हारन की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा है रात में हारन की ज़रूरत है तुम लोगों को, किसी को ज़रूरत नहीं है। दिन में जो ज़रूरत है वो भी कई लोग तो ऐसे है कि हर 10 सेकंड पे पे चलेंगे तो वो हर 10 सेकंड में पे करते रहेंगे, मतलब एक हाथ उनका हारन पे ही रहता है। अब सामने एक मरीज है हार्ट अटैक वाला, उसका हार्ट कमज़ोर है, पता लगा पीछे से ले आके पे दबा दिया 2-3 बार, वहीं वो निकल जाएगा। तो ट्रैफिक में हर दिन बहुत काफ़ी लोगों का एक्सीडेंट होता है और इसमें अनट्रेंड जो भी बाइकर हैं, अनट्रेंड जो भी फोर व्हीलर ड्राइवर हैं, ये सब उन्हीं की गलतियाँ हैं। कोई भी गाड़ी अपनी गलती से कभी भी किसी का नुकसान नहीं करती है, क्योंकि वो तो निर्जीव है, उसको तो हम चलाने वाले हैं। अगर हमारा दिमाग सही रहेगा तो कतई कभी एक्सीडेंट नहीं करवाएगी। मेरा दिमाग सही नहीं रहेगा तो हम कहीं भी लैग ठोक देंगे, कहीं भी लड़ा देंगे किसी को। तो बाइक चलाते हो ना, तो थोड़ा इस चीज़ का ख्याल करो। तुम ही लोग बदलोगे इस चीज़ को, तुम लोग बदलोगे तो लोग भी बदलेंगे। तुम गाड़ी चलाओगे, तुम ऊपर नीचे अप डाउन करोगे, तो इससे ये मत सोचो कि सामने वाला जानता है कि नहीं जानता है। सामने वाला जानता तो तुमको इतना समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे देख के कहीं शायद 2-3 लोग बदल सकें। कुछ लोग सर गाड़ी तेज लेकर आते हैं लेकिन वो गाड़ी धीरा करना नहीं जानते हैं। ना वो धीरा करना सोचते हैं कि जानते हैं लेकिन वो करते नहीं हैं। वो कहते हैं कि कई तो ड्राइवर ऐसे हैं कि जिनके अंदर बहुत दम है। वो दम इसलिए है क्योंकि आगे ट्रक आ रहा है, बीच में थोड़ा सा गैप है, वो इतना स्पीड कर देंगे कि सामने वाला भाग जाओ, तुम हट जाओ। और वो सामने वाला खुद अपना जान बचाता है कि भाई हम ना कहीं भीड़ जाए इसमें लेके, वो इसलिए साइड हो जाता है। इसी का वो फ़ायदा उठाते हैं सब। वो देखेंगे कि गाड़ी आ रहा है तो खूब रफ्तार कर देंगे कि इसी बहाने भाग जाए वो, और नहीं तो पता चला कि उधर वाला सामने वाला पार्टी में वही आओ साले मरबे तो करेंगे, हम भी मरेंगे, तो वो भी लाके बीच में पेश देता है। तो इस वजह से लड़ाई हो जाएगा। या फिर कहीं शर्ट से निकल गए, कुछ इंडिकेटर टूट गया तुम्हारा, अगर मिल गया सामने से तो ठीक है, और नहीं मिला तो तुम गाली दे के ही रह जाओगे। ये नहीं कर सकते हो। तो अब बताओ 100 में से अगर 80 लोग ख़राब हैं तो 10 लोगों का ये हक बनता है कि भाई वो तो कोशिश करते रहे कि सही होगा, नहीं तो 10 लोग कहेंगे कि ये तो ख़राब है तो हम बन जाते हैं ख़राब। तो उनमें और तुम्हारे में क्या अंतर रह गया। बाइक चला रहे हो चाहे ये, तो ये सब चीज़ खास ध्यान दो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, और रात में तो खासकर, क्योंकि जब लाइट आँख में पड़ेगी तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। हम लोग ऐसे बहुत सारे चीज़ों पर देखे हुए हैं। हम लोग जब बहुत पहले की बात बता रहे हैं तो मोटरसाइकिल हम लोग उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो सब कोई साइकिलें चलाता था। तो कहीं अगर निमंत्रण आ गया, कहीं इन्विटेशन आ गया तो पूरा ग्रुप पे जाता था साइकिल से, और वो हम लोग कितने दूर तक चले जाते, 18-18, 20-20 किलोमीटर तक साइकिल से। और रात में टार्च लेके आएंगे, उधर से कुत्ता दौड़ाएगा। लेकिन ये चीज़ था कि ग्रुप में अगर किसी को कुत्ता दौड़ा दिया तो कोई ग्रुप में रुकेगा नहीं, उसको काट खा जाए साले को, कोई रुकने वाला नहीं है उसमें से, वो सब भाग जाएंगे सब। कि वो इसलिए भागेंगे कि भाई अगर हम रुके तो उसको छोड़ के हमको पकड़ लेगा, तो हमसे तेज जो साइकिल चलाता होगा तो निकल जाएगा। इसीलिए सब हाँ मतलब कंपटीशन होता था कि हम पहले रहेंगे, हम आगे रहेंगे, तो पीछे वाले को काटता रहे कुत्ता। तो उसमें क्या करते थे सब कुछ, उसमें कलाकारी लोग थे, टार्च लिए रहेंगे, वो बहुत, और सऊदी वाला लाइट जानते ही हो, वो देखेंगे कि सब जो सबसे पहले आगे रहेगा वो पीछे बैठा रहेगा तो ऐसे घूम जाएगा, और उसके बाद से आँख पे ही मारेगा। तो जो पीछे साइकिल चल रहा है उनके आँख पे मारेगा कि भाई जल्दी ढाहो इनको। वो ये काम करता है कि इनको गिराना है किसी तरीके से। तो देखिए चल रहा है, चलते रह रहा है, एक ही बार फट से आँख में मार देगा लाइट। अब आँख में लाइट आए एक बैग, तो कुछ देर के लिए तो अंधेरा हो जाएगा। पता चला कोई लेके नहर में चला गया, तो कोई खेत में घुस गया, और वो घुस जाएगा खेत में तो ये नहीं कि रुक के तुम उसको उठा दो, ऐसा भी नहीं करेंगे सब, वो भागते रहेंगे सब, आओ तुम आओ उधर। तो ऐसा ही होता था। लेकिन अब ये काम जो है वो आजकल के फोर व्हीलर वाले कर रहे हैं। देख रहा है कि सामने वो बेचारे का लाइट कमज़ोर है तो आँख पे ही फट से मार दो। हम लोग एक दिन रात में आ रहे थे तो एक फोर व्हीलर था इधर से, हम उधर से आ रहे थे, और एक बेचारा साइकिल वाले थे, उस पर 2 ठो बैठे थे, और उसके पीछे कुत्ता पड़ गया, और हम उसके आगे फोर व्हीलर से हैं। अब उसके पास हारन वारन कुछ है नहीं तो बजाए कैसे, उसके पीछे कुत्ता लगा है और सामने से हम आ रहे हैं फोर व्हीलर लेके। तो
मैं देख लिया कि भाई साइकिल आ रहा था, मैं जैसे किनारे हुआ तो कुत्ता इतना ज़बरदस्त थे सब कि उसको ढा दिया, सब पुल में चला गया। मतलब ऐसे चढ़ान था, पुल पे चढ़ने वाले थे और हम उधर से आ रहे थे और ये बेचारा इधर से चढ़ रहा था। और हम ध्यान नहीं दिए तब तक कुत्ता उसको पीछे जैसे दौड़ाया तो दूठ होते एक तो कूद गया उसी पुलवा में और दूसरा उसके ऊपर साइकिलिया लेके गिर गया। फिर हम लोग गाड़ी रोके बाहर, उसके बाद हम निकले, उसको उठाए। जैसे हम लोग बाहर निकले तो कुत्ता भग गए सब। तो कुत्ता केवल गिराने के लिए आते हैं, वो काटते नहीं है उस टाइम। वो बस ये चाहते हैं कि हमारे इलाके से तुम गुजरे हो, हमसे तेज मत भागो, हमसे तेज करते ही मत भागना है, नहीं तो हम तुम्हारा पीछा करेंगे और तब तक करेंगे जब तक तुम तेज भागोगे। तो वो गिराने के ही मुद्दे से आते हैं, वो काटेगा नहीं। कभी भी सामने लगे कि अगर है तो रुक जाओ, वहीं खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, अपने आप से बात करो या फिर फोन निकाल के बात करो। वो समझ जाएगा कि ये हमारे शासन को समझ रहा है, ठीक है ना। नहीं तो जहाँ तुमने स्पीड को बढ़ाया तो उसका भी स्पीड है, वो भी भागना स्टार्ट कर देगा। चलो, तो यहाँ हम समझ गए कि डोर को लॉक कर देना है, जहाँ पे केमिकल फैला हुआ है वहाँ पे साइन लगा देना है स्पीड लिमिट का। जैसे कि रोड पे हम जाते हैं तो कई जगहों पे लिखा है आपका स्वागत है, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में आपका स्वागत है, आगे यहाँ से मुजफ्फरपुर नगर 273 किलोमीटर, ऐसा लिखा रहता है ना। तो कुछ जगहों पे स्पीड लिमिट 40 दिया रहता है, तो केवल ऐसे गोला बना दिया है, उसमें 40 लिख दिया है। तो अनपढ़ आदमी को क्या समझ में आएगा कि वो 40 है क्या। कई लोगों को ही नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली 40 का मतलब क्या है। कई जगह लिखा था 70, तो यह नहीं मतलब समझ में आता है। तो जो भी वो पोस्टर लगाया है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है भाई कि कम से कम ऊपर लिख दिया करो कि आखिर है क्या वो 40। नहीं तो आदमी 40 साइज समझेगा कि क्या समझेगा, 40 स्पीड समझेगा। वहाँ लिखना चाहिए ना स्पीड लिमिट 40, ये तो लिख देना चाहिए ना। अगर 40 लिख रहे हो तो भाई स्पीड लिमिट लिखो कि 40 पे होना चाहिए। अब जो पढ़ने वाला है, वो जो जानकारी है वो तो पढ़ लेगा कि भाई 40 स्पीड रखना है। जो नहीं समझ रहा है, लग रहा है 40 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो वो ऐसा समझेगा। तो यहाँ पे आम इंसान है, उन लोगों को तो समझाना चाहिए इस चीज़ को। तो साइन लगा देना है कि केमिकल स्पिल एरिया। अब वहाँ पे डेंजर का साइन पोस्ट लगा देंगे कि कोई भी बंदा वहाँ पे एंटर दोबारा न करे। आगे पोस्ट स्टाफ बाई कॉमनली यूज एंट्रेंस टू द स्पिल साइट सो दे कैन वार्न पीपुल टू यूज अदर रूट्स। अब यहाँ पे जो भी स्टाफ है किसी प्लांट के अंदर, वहाँ स्पिल हुआ है केमिकल, और स्पिल वाले इलाके से ही कॉमन जो स्टेयरकेस है, कॉमन जो रूट है जहाँ से आदमी आता जाता है, वो रूट पे अगर है फैला हुआ है तो वहाँ पे भी हम सारे स्टाफ को बता देंगे कि भाई इस रास्ते को आप छोड़ के कोई दूसरा रूट अप्लाई कर लो, ताकि बच सकते हैं। एक सेफ्टी वाले काम यहीं तक नहीं सीमित रहता है, बहुत सारा हम लोगों को काम करना पड़ेगा। नहीं काम करोगे तो भाई कहाँ आगे जाओगे, काम नहीं करोगे तो कहीं नहीं जा पाओगे, तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ गया है फॉर लार्ज आउटडोर केमिकल स्पिल कीप पीपल द क्रॉसविंड फ्रॉम द साइड्स। अब बोल रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में अगर कोई केमिकल लीकेज हो गया है, बहुत बड़ी मात्रा में अगर केमिकल बह रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में अगर प्लांट के अंदर लीकेज हुआ है, पूरा केमिकल बाहर आ रहा है, तो आदमी लोगों को बताना है कि हवा के क्रॉस में भागना है। हवा के विपरीत नहीं, हवा के क्रॉस में। जैसे कि मान लो पूर्वा से पछुआ बह रही है, पूर्वा बह रही है ना, तो हमको भागना ऐसे है, सीधा तिरछा भागना है। अपोजिट नहीं भागोगे, अपोजिट इधर भागोगे तो तुम्हारे पीछे ही जाएगा वो, इधर भागोगे तो केमिकल में जाओगे। तो भागना किधर है हमको, तिरछा निकलो उधर से, सीधा सीधा यहाँ भागना है हमको, क्योंकि इस एरिया में फैला हुआ है और हवा इधर से चल रही है, तो हमें भागना है इधर, चाहे भागो और चाहे इधर भागो, ठीक है ना। हमें इसके विपरीत में नहीं कि नहीं भाग रही, इधर हवा चल रही है और केमिकल फैला है यहाँ पे, तो हम भाग रहे हैं पश्चिम की तरफ, तो तुम्हारे पीछे पीछे केमिकल भी दौड़ाती चली जाएगी और जहाँ रुकोगे ब्रेक लोगे वहीं हमेशा के लिए स्टैचू कर देगी वो। इसलिए उसके विपरीत नहीं, उसके क्रॉसविंड में भागना है। आगे रिस्पॉन्स में यू मे हैव टू clean up the low hazardous spill for the which you have proper trainings and proper protective equipment। अब यहाँ कहने का मतलब है कि आप अगर लो हजार्ड है, लो हजार्ड केमिकल फैला हुआ है, तो अगर आप पीपी लिए हो, आप ट्रेनिंग लिए हो, तो आप उस चीज़ को सफाई करवा सकते हो। अदरवाइज अगर आपने ट्रेनिंग नहीं लिया है तो आपको सफाई भी नहीं करवानी, वही सफाई करवाएगा जिसके पास प्रॉपर उस केमिकल का ट्रेनिंग हो, ठीक है। चलो हाँ, क्योंकि गिरा है तो सफाई तो करवाना है। अब आ जाते हैं ट्रेनिंग में। अब ट्रेनिंग ऑन द केमिकल सेफ्टी मस्ट बी टारगेटेड टू फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स मेंबर, फायर फाइटर्स एंड इंसिडेंट कंट्रोलर। तो जो भी केमिकल का ट्रेनिंग होगा वो किसको किसको कंपलसरी लेना है, इसमें दे दिया गया है। फर्स्ट में पहले किसका दिया गया है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर, जो पहले जिसको हमको बताएंगे। जैसे कि मान लो कि केमिकल फैला है तो मैं रिपोर्ट करना हूँ, तुरंत बोल रहा हूँ भाई
यहाँ केमिकल फैला हुआ है। तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा उसको उस केमिकल के बारे में ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके प्रिकॉशंस के बारे में उसके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कौन सा केमिकल का क्या प्रिकॉशंस हम दे सकते हैं। सेकंड नंबर है इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम मेंबर। इनकेस वो जो रेस्क्यूअर करते हैं, वो जो बचाते हैं लोगों को, वो जो एट ए साइट के ऊपर कोई केमिकल फैला हुआ है तो ऑन द स्पॉट लोगों को रेस्क्यू कर सके या इमरजेंसी लगा सके, बता सके कि कैसे यहाँ से इवैक्यूएट करना है, क्या आइसोलेट करना होगा, क्या फर्स्ट एड में देना होगा, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट आ जाता है फायर फाइटर, क्योंकि उस केमिकल से किस तरीके का आग लग सकता है ये केवल फायर फाइटर को ही पता रहेगा, और क्या प्रिकॉशंस देना है ये भी उसी को मालूम होगा। हम लोग का काम है साइट के ऊपर ऑब्जर्वेशंस, किस तरीके का इंसिडेंट हुआ है उसका रिपोर्ट करेंगे। आग बुझाने का टीम जो है वो अलग ही रहता है, फायर फाइटर की टीम जो है वो बिल्कुल अलग होती है। अब यहाँ देखो रविंद्र नगर धूस पे दमकला, जब आग लग जाएगी बुझ जाएगा तो पहुँचेंगे लोग, क्योंकि इतने बड़े एरिए के अंदर एक ही स्टेशन, एक क्या दो है, एक अंदर भी है और एक बाहर भी है। अंदर वाला देखा है कोई? नहीं देखे हो। तो दो टीम है, दो टीम के अंदर, क्योंकि आग तो पर डे लगता नहीं है, कभी साल में 6 महीने में, और सीजन आने वाला है उसका। अब उसका सीजन चालू होने वाला है, अब उसका मार्च के बाद से उसका सीजन चालू हो जाएगा। मार्च के बाद से बस एक छोटा सा स्पार्क कहीं मिलेगा, उसका धुआं धुआं हो जाएगा। वो कितने लोगों का खोपी, कितने लोगों का भैंस गोरू जल जाएंगे, हाँ बकरी जल जाएगा, गाड़ी नया नया जल जाएगा। और ये हल्की सी बस जरा सी एक चूक होगी और पूरा सामान आपका लेके चला जाएगा। तो हाँ हाँ, वो तो अभी वो ट्रेलर था ना, पिक्चर आएगा मई जून में, अभी वो स्टार्टअप ट्रेलर था। वो अभी जो गन्ने के खेत में लगी है वो एक तरीके का ट्रेलर है कि भाई अब इससे भी बड़ी स्थिति आएगी, ये तो शुरुआत है। अभी सतर्क हो जाइए, ये क्या बोलते हैं वो कौड़ा उड़ा करना बंद कर दो, ठीक है ना, क्योंकि 2 दिन से बहुत तेज हवा चल रही है और आज बंद है, और 2 दिन की हवा ने बता दिया कितना ठंडी और बाकी है। अभी इस समय वो कुछ नहीं करते हैं, 2 पैक लगा के आराम से बिस्तर पर सोए रहते हैं। ये मुझे बताओ, किसी के पास पर डे काम है ना, किसी के पास पर डे काम है कि मुझे ये काम करना है, मुझे टीबीटी देना है, मुझे ट्रेनिंग देना है, मुझे ऑब्जर्वेशन लिखना है, मुझे साइट पे जितने भी इंसिडेंट हैं उसको कंट्रोल करना है, हजार्ड जहाँ भी दिख रहा है वहाँ पे एक्शन लेना है। फायर फाइटर का काम वही होता है, पर डे अपने कपलर को चेक करना, अपने पंप को चेक करना, प्रेशर होज को चेक करना, उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशमेंट जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट है वो सारी की जांच करना, ये उसका वर्क है। लेकिन तुम जाओगे यहीं पर पहुंच जाओ, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि पर डे वो काम होता भी है। वो दिन भर पड़ा रहेगा, आग लग गया तुरंत पैंट शर्ट पहना, अथवा होज जो है ससुरा इधर ही छोड़ दिया, जाने के बाद है सेक्शन ऑप्शन, तब तक आधा जल गया घर, जाने बाद से आग बुझ जाएगा, तब धीरे से वहीं बतिया के 2-4 लोगों से, हाँ ठीक है तो कोई बात है नहीं है, अच्छा ठीक है। आप लोगों को पहले फ़ोन करना चाहिए हम लोगों को। हाँ वो टैंकर में पानी रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि हर एक सिटी के अंदर फायर 100 लाइन लगवा देनी चाहिए, कि इनकेस कभी भी आग लगती है तो पानी का झमेले नहीं रहेगा, फट से आदमी आएगा उसमें नोजल लगाएगा और तुरंत मारना चालू हो जाएगा। और हर एक सिटी के अंदर एक फायर होज बॉक्स भी लगा देनी चाहिए, ताकि अगर आग लगती है सबके दुकानों के पास एक रहेगा होज बॉक्स, तो क्या मजा लगे आग पीछे कभी फैल जाएगा, फट से निकाला वहाँ 100 लाइन में डाला, उसके बाद से प्रेशर लेकर मारना चालू, आग उससे बुझ जाएगा। और इस तरीके सिटी में अगर 100 लाइन बैठा दिया जाए तो मुझे कतई यकीन है कि कभी आग लगेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे लगेगा उसको कंट्रोल करने का साधन पूरे सिटी में मौजूद है, तो कैसे नहीं बचेगा आग। अब तुम बताओ, आग लगा यहाँ पे, बुलवा रहे हो फायर फाइटर को 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर में से, तो बेचारा कहाँ पहुँचेगा? वो तो बीच में आते आते पता चलेगा आग, या तो आग जल के लोग मर जाएंगे, या तो लोग बुझवा देंगे उसको, पंपिंग सेट वगैरह लगा के बुझा देंगे लोग। अब उसमें भी पंपिंग सेट लगाओ, 2-4 हैंडल मारो, उठेबे नहीं कर रहा है, पानी है, अब पानी नहीं उठा रहा है तो क्या करेंगे? अब आग देखेंगे कि पानी नहीं उठा रहा है वो देखेंगे, तो बाल्टी ले आओ, माटी फेंको, मिट्टी फेंकने से आग जाएगा। उतना बम्पर आग लगा हुआ है, एक एक अजूरी मिट्टी से तुम्हारा आग तो नहीं बुझने वाला है। अचानक से देखो वो लग था, वो लग था, अच्छा तो उनको पता था कि कौन से बोरिंग में जल्दी पानी उठा लेगा।
प्रॉपर सही था। हाँ कोई ठो तो कितना भी प्रॉपर भी बांध दोगे ना तो कई ठो ऐसे है तो बंडल मारने वाला एकदम पसीना से तड़फड़ा जाता है। और एक चीज़ मैं नोटिस किया हूँ कि ये काम उस टाइम जल्दी होता है जब आपको कोई इमरजेंसी रहती है, जैसे ये काम करने के बाद मुझे वो काम करना है, और जब तुम इसमें भिड़ जाओगे तो पता चलेगा यही उससे ज़्यादा टाइम लगा देगा और तुम्हें पहले से यकीन हो गया साला पानी उठाएगा नहीं, इससे व्यवस्था करो। तो उस दिन होता ऐसा है कि एक ही हंडिल में उठा लेगा, और जिस दिन हमको लगेगा कि नहीं यहाँ तो पानी जल्दी उठा लेता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है,